दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 23 मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। क्यों बार बार यह पंक्ति अवाद्य चित्त दोहराने लगता था। तनवंगी गजगामनी चपलादृक संगीत शिल्प अनविदा। ठीक ही कहा था उसने। चदरे की गांठ में दूसरी गांठ लग जाए तो चौंकना मत। मैंने मसान साधा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पास में सोई कुन्नी की नींद से ढुलकता माथा उसके कंधे से लग जाता तो नारी देह के परिमल से उसके नथुने फड़कने लगते। प्रेत लोक में भटकती अतृप्त आत्मा से एक और भोली बिसरी सुगंध उसके दूसरे कंधे पर सिर रख लेती। अंधकार में ही वो उसका हाथ घुटनों तक टिके उस प्राणविक चेहरे पर बिखरे बालों को सहलाता शून्य में फैले रह जाता। धन्य है हिंदू जाति जो मरे को भी पानी देती है। एक तू है जो जिंदा। वह हड़बड़ा कर उठ बैठता। ऐसे क्यों चौंक कर बैठ जाते हो जी आधी रात को? कभी कुन्नी झुझला कर टोक देती। मुझे भी डरा दिया। नींद में चलने की आदत तो नहीं है? प्रवीर चुपचाप लेट जाता। नींद में चलने की जिसे आदत थी वो तो सामान बुलिस्ट में बनी बड़ी दूर चली गई थी। एक बार और कुन्नी ऐसे ही फटकार देती। हनीमून के नए जोड़े को पांडे जी के एक मित्र मिस्टर पॉल ने अपनी कार थमा दी थी। प्रवीर स्वयं ड्राइव करता लौट रहा था। दिन भर फूल केसर की घाटियों में घूमकर सुगंध से लिपटी कुन्नी पति के पास में बैठी मीठे स्वर में गुनगुना रही थी। सिर पर बंधा रेशमी स्कार्फ उतार कर उसने खिड़की खोल दी थी। पहाड़ी हवा का एक दृष्ट झोंका आकर उसके चेहरे पर बालों के गुच्छे का गुच्छा फैला गया। जंगली घाटी के वन फूलों की सुगंध से मत्त बनी मयूरी सहसा नवीन सहचर के अमानवीय गांभीर्य को चुनौती देने बिजली की तरफ से मुड़ कील पर धरे दो चौड़े पंजों पर झुक गई। हवा में उड़ती चंचल अलकावली दोनों हाथों पर फैल गई। क्षुधातुर तप्त अधरों के स्पर्श ने जैसे प्रवीर के हाथों पर दहकते अंगारे धर दिए, ऐसे ही एक बिखरे केस गुच्छ और हिम शीतल अधरपुट की स्मृति उसके दोनों हाथ कपा गई थी। पल भर को उसे लगा कि वह संतुलन खो बैठा है। गाड़ी ऐसे दाएं बाएं जाने लगी जैसे किसी अनाड़ी नौसिखिए चालक के हाथ में पड़ गई हो। वह तो शायद दानों से खड़े चिनार के वृक्षों से टकराकर चकनाचूर हो जाती। कुन्नी ने उसे बुरी तरह फटकार दिया था। क्या हो गया है आपको? अभी गाड़ी टकरा दी थी, ठीक से चलाइए ना। प्रवीर बड़ी देर तक गुमसुम बना रहा। उसी की मधुर मुद्राओं को कुन्नी दोहरा कैसे लेती थी? क्या वह किसी सतर्क पेशेवर गुप्तचर के छल बल से विवाह से पूर्व भी उसके पीछे अदृश्य छाया बनी घूमती रहती थी? कभी कभी वो अपने चतुर प्रश्नों से किसी घाघ क्रिमिनल लाइन किसी दक्षता दिखा उसके चित्र को अपराधी बनाकर कटघरे में खड़ा कर देती और उसे लगता कि अपने लुभावने यौवन का उत्कोच देकर वह उसे देखते ही अप्रूवर बना लेगी। एक बार तो वह महामूर्खा कर ही बैठा था। क्यों जी? आधी रात को उसके गले में अपनी सुडोल बाहें डालकर लिपट गई थी। आप इतने दिनों तक क्या सचमुच ही कुंवारे रहे? मैं मान ही नहीं सकती कि आप जैसे सुदर्शन पुरुष को देश विदेश की आधुनिकताओं ने ऐसे ही छोड़ दिया हो। शायद उस रात को वह दुस्साहसी दुरंत किशोरी के अभिसार की बात उगल ही देता, पर उसी क्षण उसी अदृश्य छाया ने लपक कर उसका मुंह बंद कर दिया था। मूर्ख कहीं की ऐसी बातें सुनने पर क्या संसार की कोई भी पत्नी पति को क्षमा करेगी? उसी दिन से प्रवीर संभल गया था। दिल्ली जाने से पहले पांडे जी ने दवात को एकांत में बुलाकर कई छोटे मोटे अनुभूत घरेलू नुस्खे थमा दिए थे। कभी कभी सोचना लगता हूँ कि तुम्हें दिल्ली बुलाकर मैंने ठीक नहीं किया। वे चिंतित स्वर में कहने लगे। देश की हालत तो देख ही रहे हो। अब किसको राज सिंहासन से नीचे घसीटकर हाथ में झाड़ू थमा दे, ठीक नहीं। प्रजातंत्र अब शासक वर्ग के लिए सजा तंत्र होकर रह गया है। सोचा चलने से पहले तुम्हें सावधान कर दूं। जमाना ऐसा आ गया है कि आइन कानून उठाकर ताक में धरे ही राजदंड संभालना होगा। तुम तो खुद ही समझदार हो, पर इतनी सीख हमारी गांठ बांध दो। विशुद्ध कर्मकांडी अफसरशाही का युग अब बीत गया। अंग्रेजों के शासन काल में सिफारिश की भी जाती थी तो उसमें एक शान रहती थी, और अब उसी दिन मेरा एक पुराना दोस्त मिला, ऊंचे विभाग का ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला बड़ा ऊंचा अफसर। कह रहा था कि अब तो एक चपरासी की बदली के लिए भी मंत्री गिड़गिड़ाने लगे हैं। जितने स्तर की बेउदगी हो जाएगी उतना ही ऊंचा फल मिलेगा। प्रवीर को सिनेमा चलने के लिए कुन्नी पर्दे से झांक जाकर 3 बार बुला गई थी, पर पांडे जी रंग में आ गए थे। शालीन कपड़े पहन आंखें झुकाकर चलने वाले नम्र राहगीर को अब कोई नहीं देखता, पर सड़क पर लेटकर नारे लगा प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकने वाला नंगा निर्लज्ज व्यक्ति पल भर में प्रधानमंत्री से भी अधिक प्रसिद्धि पा लेता है। क्यों? इसीलिए कि अब इस निराले प्रजातंत्र में
न्यूसेंस वैल्यू बढ़ गई है। मैं सोचता हूँ तुम सब समझ गए होगे। विश यू ए वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। उन्होंने हंसकर जमाता के दोनों हाथ पकड़कर झुक झुक कर ऐसे हिला दिए थे जैसे कोई चतुर व्यवसायी अपने नए नए नियुक्त किए हुए सेक्रेटरी का स्वागत कर रहा हो। उस दिन ससुर से ही नहीं, कुन्नी से भी विदा लेकर प्रवीर को अकेले ही लौटना पड़ा। एक दिन के लिए मायके गई कुन्नी भी दुर्भाग्यवश पैर मुचकाकर वहीं रुक गई थी। पति को स्टेशन तक पहुंचाकर असुरसिक्त प्रथम विदा देने का उसका स्वप्न अधूरा रह गया था। प्रवीर समय से कुछ पूर्व ही स्टेशन पहुंचकर पत्रिका लेने बुक स्टॉल पर खड़ा हो गया। अचानक किसी ने पीठ पर हल्की दस्तक दी। वो चौंक कर मुड़ा। बड़ी देर से तुम्हें शैडो कर रही थी। कुछ पहचानी पकड़ में आ रहे चेहरे को प्रवीर ने गौर से देखा। कौन थी वह उसे शैडो करने वाली? लिपस्टिक से रंगे होठ के बीच दांत में ठुकी सोने की कील ने स्मृति द्वार का जंग लगा ताला सहसा खोल दिया। ससुर गृह में पहली बार मिली पांडे जी की गर्लफ्रेंड लॉरिन, कली की लॉरिन आंटी। प्रवीर चौंका। ये यहाँ क्या करने आई थी? घूसट, कहीं पांडे जी ने ही तो उसे किसी स्मॉल पैकेट की दूती बनाकर तो नहीं भेजा था? कुछ देर तो पांडे तुम्हारे साथ थे। डर रही थी कि गाड़ी छूटने तक ही तुम्हें सियाफ ना करते रहें, पर उसका भी प्रबंध कर लिया था मैंने। तुम्हारे साथ चलने के लिए एक टिकट भी ले ली थी। वैसे इफ आई नो, पांडे गाड़ी छूटने तक खड़े रहे ऐसा पेशेंस उनमें नहीं है। लो, क्या एक मोटा लिफाफा उसने प्रवीर के लटके हाथ में एक प्रकार से खींच कर थमा दिया। आश्चर्य से प्रवीर गूंगा सा बन गया। आंखों ही आंखों में उसने पूछ लिया, कैसा लिफाफा दे रही है ये? किसका है? लेकिन वह रहस्यमय चेहरा क्या मदाम टुसॉट्स का बना मोम सा चेहरा बन गया था? उस निर्जीव चेहरे की एक भी दुरूह रेखा प्रवीर के पल्ले नहीं पड़ी। उसे चिट्ठी थमाते ही वह तेजी से अपनी ऊंची एड़ियां खटखटाती स्टेशन के मुंड मेले में ऐसी विलीन हो गई जैसे कोई व्यस्त डाकिया हो। पता पढ़कर पाने वाले को पत्र थमाना ही शायद उसका काम था। पत्र किसका है, कहाँ से आया, यह सिरदर्द कहीं डाकिया मोल लेता है? गाड़ी आने में देर थी। बुक स्टॉल के ऊंचे तख्त पर टेक लगाकर उसने लिफाफा खोल लिया। नाम तो उसी का था। सुंदर गोल लिखावट के साथ ही परिचित मंद सुगंध गले में बाहें डालकर झूल गई। कि तुमने काबुल छोड़ दिया है ना? इसी से लंबा नाम अब मैं छोटा बना लिया है। लॉरिन आंटी के लिए मैंने कभी बहुत भारी गोल्ड बार स्मगल किए हैं। मेरी इस हल्की चिट्ठी को निश्चय ही आसानी से स्मगल कर तुम तक पहुंचा देंगी। घबरा रहे हो कि कहीं बीच में ही चिट्ठी पढ़ न डाले? तुम्हारे पांडे जी की मित्र है ना वो? पर ऐसी नहीं है मेरी लॉरिन आंटी। हर इतवार को गिरजाघर जाती है। उस दिन शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध रखती है आंटी। कुछ बातों में पक्की क्रिश्चियन है वो, और सच्चा क्रिश्चियन कभी सिलाई नहीं होता। सोच रहे होगे कि जा रही थी लंका, पहुंच गई इलाहाबाद। सीता को क्या स्वयं रावण कभी लौटा सकता है? मुझे भी वो लौटा लाया जिसने रावण के 10 मुंड चुटकियों में मसल कर रख दिए थे। अब मैं नास्तिक नहीं हूँ कि अम्मा के साथ मंदिर भी जाती हूँ। 1 महीने से अम्मा भी यहीं है। गई थी यही सोचकर कि सब नाते रिश्ते तोड़कर कभी वापस नहीं लौटूंगी, पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ट्रेन में मिल गई तानी मौसी और उनके ऐसे सिद्ध स्वामी जिन्हें देखकर शायद तुम भी चलती ट्रेन से कूद पड़ते, या क्या पता शायद वही तुम्हें देखकर कूद जाते। पता नहीं क्यों उनकी बातों में मुझे तुम्हारे गृह कलम की दुर्गंध आई। चटपट एक अनजान स्टेशन पर उतर गई। सोचा था दूसरी गाड़ी से चली जाऊंगी, किया भी यही, पर एक ही मारात्मक भूल कर बैठी। जिस गाड़ी में चढ़कर बैठ गई थी उसके कलमों ने इंजन का मुंह किधर है यह नहीं देखा। बड़ी देर बाद समझ में आया कि जिन स्टेशनों की सीढ़ियां चढ़ती कुछ घंटे पहले गई थी, उन्हीं सीढ़ियों से एक बार फिर नीचे उतर रही हूँ। तब क्या विधाता मुझे जानबूझकर कोलकाता खींच रहा था? हड़बड़ाकर चंद्रनगर में उतर गई। जब लॉरिन आंटी की नौकरी में थी तब मेरा यही महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर था। लॉरिन आंटी का भाई सिम्पसन वहीं रेल विभाग में डिलक्स ड्राइवर था। वहां पहुंची तो स्नेही दंपति ने मुझे बड़े प्यार से रोक लिया। कभी उनके आतिथ्य का मैंने एक एक भारी गोल्ड बार देकर मूल्य चुकाया था। इस बार खोखली हूँ, यह शायद उन्होंने भी समझ लिया। इसी से आतिथ्य की पकड़ कुछ कुछ ढीली पड़ने लगी। तीसरे ही दिन मुझे बुखार आ गया, फिर सर्वांग में असह्य पीड़ा। मिसेस सिम्पसन को भय हुआ कहीं चेचक तो ना हो। उनके पास पड़ोस में महामारी मत नर्तन कर रही थी, पर मेरी महामारी उसे कहीं अधिक भीषण निकली। मुझे न जाने किस इंट्यूशन ने चौकन्नी कर दिया। यह पीड़ा और ऐसी मत होश बनाने वाली विषम ज्वर साधारण नहीं हो सकता। लगता था एक बार फिर तुम्हारी बाहों में जबरन सिमट गई हूँ और पूरी देह दहकने लगी है। तुम्हें एक बार फिर देखना चाहती हूँ। जानते हो क्यों? इस बार मैं ससुराल जा रही हूँ। अब तुम्हारी थैली के मेवे छीनकर नहीं खाऊंगी। क्या एक बार आ पाओगे? मूर्ख डॉक्टर सोचते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, पर बम्बई के टाटा कैंसर अस्पताल में लोग हनीमून मनाने नहीं जाते, इतना तो मैं भी जानती हूँ।
कुछ ही महीनों में मुरब्बे के लिए गोंदे गए आंवले की सी गोद दी गई हूँ। कभी मेरी हड्डियों में मज्जा कुरेद कर और कभी पानी रहे मेरे निर्दोष रक्त को सिरिंज से खींचकर डॉक्टर जब देखने लगते हैं तो मुझे हंसी आती है, ठीक जैसे कोई चतुर ग्राहक बेईमान ग्वाले के दूध की जांच कर रहा हो कि कितना पानी मिलाया गया है। मेरे ग्वाले ने मेरे जन्म से पहले ही दूध में पानी मिला दिया था। यह कोई क्यों नहीं जानता, पर क्या शानदार बीमारी है, मिनटों में बीमार को शहीद बनाकर रख देती है। जहाँ से निकली हूँ वहीं की लोगों की आंखों में मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस झलकने लगता है, जैसे अर्थी में बंधी कोई जवान लाश निकल रही हो। मैं जानती हूँ तुम आओगे, क्योंकि बीच बीच में मुझे लगता है मैं एक बार फिर अपने अरण्यक में पहुंच गई हूँ। मेरा सिर तुम्हारे घुटने में टिका है और मेरे सिर पर धरा तुम्हारा हाथ कांपने लगा है। प्रयाग स्टेशन पर उतरा, जंक्शन पर नहीं, और फिर किसी रिक्शे वालों से कहना तुम्हें ईसाई टोले की मोटी मेम क्या जाना है, तुम्हें पहुंचा देगा। लंबी चिट्ठी के अंत में किसी का नाम नहीं था। प्रवीर की गाड़ी आकर कब की जा चुकी थी। कुछ देर तक वो चिट्ठी हाथ में लिए बुत सा खड़ा रहा, फिर दृढ़ कदमों से टिकट घर की ओर बढ़ गया। स्टैची रोड के उस बंगले तक पहुंचने में उसे जैसे पूरा बरस लग गया था। जिस स्टेशन पर गाड़ी देर तक रुकती वो अधैर्य से झुंझला उठता। धीरे धीरे सामान उतारने अनजान यात्रियों पर उसे ऐसा क्रोध आता कि धक्का मारकर उन्हें उतार गाड़ी से तेजी से भगा ले चले। एक ही सज्जा के एक कतार में गमले से सजे बंगलों में आंटी का बंगला ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। फूलदार एप्रन का हौंदा लगाए छोटी मोटी मस्त हंसनी सी आंटी बरामदे में एक लंबे बांस पर झाड़ू बांध मकड़ी के जाले गिरा रही थी। उस विराट शरीर के क्षेत्रफल की गणना से प्रवीर सहम गया। लगता था बेडौल शरीर का क्षेत्र दृष्टि की पकड़ में आ ही नहीं सकता। अनजान होने पर वह बांस के नीचे पटक नाक पर बंधा रुमाल का नकाब खोल ठुमक हंसती प्रवीर का स्वागत करने ऐसे बढ़ाई जैसे उसे बरसों से जानती हूँ। प्रवीर का माथा एक बार फिर ठनका। कहीं उसे बुद्धू तो नहीं बना गई थी कली। मेजबान के इस खिले हंसमुख चेहरे को देख कर तो नहीं लग रहा कि भीतर कोई मृत्यु सैया पर पड़ा हो। आइए आइए, अभी अभी फल का रस पिलाकर सुला आई हूँ। वैसे कैप्सूल का असर मुश्किल से 25 मिनट रहता है, वहीं चलेंगे क्या? प्रवीर उसका स्वाभाविक स्वागत देकर दंग रह गया। यह भी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आया है। रिक्शा से ऐसे सामान उतरवा लिया जैसे वो कोई बहुप्रतीक्षित लुभावना पाहुना हो। दूसरे ही छोड़ वह संकोच से गड़ गया। हो सकता है कैली उसे सब कुछ बता चुकी हो। वहीं चलेंगे ना? फिर बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा की वह साफ सुथरे छोटे कमरे से पथ दिखाती उसे भीतर ले गई। स्थूल शरीर के अनुपात में चीनी सुंदरियों के से बांधकर बरबस छोटे बनाए गए उसके छोटे छोटे पैर लाल मखमली बेड स्लीपरों में बिल्ली कैसे पंजे धर रहे थे। प्रवीर का कलेजा धड़क कर मुंह को आ गया। चेहरा पल भर को लड़कियों की सी रीड़ा से रंग कर ऐसे लाल पड़ गया जैसे उस मोटी मेम ने उसकी एक एक धड़कन सुन ली हो। पलंग पर सो रही कली के सिराने धरी कुर्सी पर प्रवीर को बैठने के लिए हाथ का मुख संदेश देकर फुसफुसाई, यहाँ बैठिए, अभी जग जाएगी, मैं चाय ले आऊं। फिर पल भर को वह टेढ़ी गर्दन कर दोनों को ऐसी मुग्ध दृष्टि से देखने लगी जैसे किशोरावस्था में पढ़े गए अपने किसी प्रिय रोमांटिक उपन्यास का सबसे रोचक परिच्छेद दोबारा पढ़ रही हो। प्रवीर कुछ पूछता इससे पहले ही वह चाय लेने चली गई। उसे कली के साथ एकांत में वो क्या जानबूझकर ही छोड़ गई थी? तकिए पर पड़े कमनीय सुप्त चेहरे को प्रवीर ने ध्यान से देखा। क्या सचमुच ही ऐसा घातक रोग ब्याल उस चंदन विटप के से लिपट गया होगा? गुलाबी नाइटी की लेस ने देवदूत से निष्पाप चेहरे को पंखुड़ियों सा घेर लिया था। विषम ज्वर की व्यथा ने उसे शायद घिसकर रख दिया था। लग रहा था कोई 10-12 साल की अबोध बालिका थक कर सो रही है। नन्हे बच्चे स्तर पर दो धरी दुर्बल कलाइयां उठ उठकर प्रकंपित श्वास निश्वास के साथ साथ गिर रही थी। प्रवीर कुछ ही महीने पूर्व पवित्र अग्नि को साक्षी बनाकर लिए गए 7 फेरों की शपथ भूल कर रह गया। नदी की कच्ची कगार पर खड़ा विकट विटप बरबरा कर नीचे गिर पड़ा। क्या पता इस अवमूल्य एकांत का अचानक ही अवसान हो जाए। वह झुका और कानों के पास मुंह सटाकर पागल की भांति पुकारने लगा, कली कली, पर वह नहीं जगी। किसी शक्तिशाली कैप्सूल प्रदत्त अस्वाभाविक प्रगाढ़ निद्रा में डूबी कली की क्यूपिड अधर मंद स्मृति में खिंच गया। क्या कोई मीठा सपना देख रही थी वह? कभी उसके क्षुधातुर अधर ऐसे ही प्रवीर के रूखे कर्ण मूल का स्पर्श कर प्यासे ही लौट गए थे। आज शायद इसी से वह उसे याचक बनाकर अपना प्रतिशोध ले रही थी। इस बार प्रवीर का चेहरा ठंडे रोज जीर्ण चेहरे से सट गया। कली हिली, चौक कर छाती पर निचेष्ट पड़ी दुर्बल कलाइयों ने प्राणाधिक चेहरे को धड़कती कनपटी के पास खींच लिया। मैं जानती थी तुम आज आ जाओगे।
फिर वह तकिया खिसकाकर बैठने ही लगी थी कि समझदार आंटी खांसती खुखारती दूर से अपनी फायर ब्रिगेड उपस्थिति का घंटा अलार्म टनटनाती चली आई थी। प्रवीर समझ कर अलग हो गया, पर कली ने हाथ नहीं छोड़ा। वह अपनी दुबली पकड़ से उस पुष्ट कलाई को ऐसे कसकर साध रही थी जैसे छूटते ही वह हाथ से छिटक जाएगी। आंटी ने हाथ की ट्रे छोटी मेज पर धर प्रवीर के सामने खिसका दी। उनके लज्जा से लाल पड़ गए चेहरे को कली ने देख लिया। तुम तो ऐसे ब्लश कर रही हो आंटी जैसे मेरा नहीं तुम्हारा प्रेमी हो। तकिए के सहारे बैठ कर हंसती आंटी को छेड़ने लगी। प्रवीर संकोच से गड़ गया। क्या ऐसे बिजदर रोग भुजंग की जकड़ में भी वह हास प्रयास नहीं छोड़ सकती थी? आंटी के बनाए मोरिंग नहीं लोगे क्या? धरते मुंह में ऐसे गल जाते हैं जैसे किसी को सोरी का चुंबन। हंसकर उसने एक मोरिंग लपक कर मुख में धर लिया। आंटी रुआसी हो गई। देख रहे हो सनी, दिन रात ऐसा ही बचकाना कर मुझे रुलाती रहती है ये लड़की। मीठा इसको एकदम मना है, फिर आज सुबह से यह तीसरा मोरंग है। मैं तो बनाती भी नहीं, पर आंटी रुक गई। कुछ कह नहीं सकी, गला रूत कर रह गया। कहो कहो कह डालो ना। कली की बड़ी आंखों क्या इस घातक रोग से नहीं कानों तक खींचकर और बड़ी कर दी थी? काली भंवर पुत्रियों से बचकाना चुहल की रंग बिरंगी तरंगे उठ उठ कर गिरने लगी थी। मैंने ही जिद की थी आज। वह उंगलियां चाटती दूसरा मोरंग उठाने लपकी, पर आंटी ने चट से प्लेट उठा ली। आंटी बनाओ मोरंग। नहीं बनाए और इसी बीच में कहीं चल दी तो अपनी कब्र में फिर चैन से नहीं सो पाऊंगी। बस यही बंदर गुड़ की काम कर गई। पर वाह, बढ़िया ब्रेक किए हैं। उस लोक में भी कभी शाही दावत हुई और लोग खानसामे के क्रीडेंशियल्स मांगेंगे तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगी, जल्दी बुलवा लूंगी। क्षण भर पूर्व आंटी के बचकाने चेहरे पर उभर आई बिसात की बदली छट गई। यह हंसने हंसाने वाली लड़की क्या उन्हें कभी रोने देती थी? सुन रहे हो इसकी बातें? दूसरा प्याला दो सनी। आंटी मोटी कमर पर शिथिल एप्रन का तंबू तानती फिर चाय बनाने झुक गई। ए आंटी, माँ पापा मऊ से नहीं लौटी क्या? नहीं, आती ही होंगी। अच्छा तब सुनो, जब तक माँ नहीं आती तुम भी कहीं घुमाओ ना। वह सर से तकिए पर सर सरक गई। उस दुसाहसी लड़की की स्पष्टवादिता एक बार फिर प्रवीर को रसातल में खींच ले गई। क्या सोचती होगी ये अपरिचिता महिला? आप बैठिए ना, मैं हाथ मुँह धोआऊं। प्रवीर उस अपदस्थ हो गई सरल महिला के प्रस्थान प्रस्ताव को टालने स्वयं उठ गया। बैठो सिली। कली ने हाथ पकड़कर इस बार फिर उसे कुर्सी बिठा दिया। हाथ मुंह फिर धोया जा सकता है मूर्ख, वह फुसफुसाकर कहने लगी। एक बार माँ आ गई तो समझ लो जेलर आ गया। यह एकांत फिर नहीं जुटेगा। जाओ तो आंटी बी अ ब्रेक। कुर्सी डालकर बरामदे में अपनी क्रॉस स्टिच बनाती रहो। माँ के आते ही खांसी का छोटा सा सिग्नल दे देना बस। हंसती आंटी हाथ में ट्रे लिए एक बार फिर नवोड़ा को सोटसी सी लजाती लाल पड़ती बाहर चली गई। देखा, वह हंसकर बाँह पकड़ पालतू बिल्ली सी प्रवीर के कंधे से गाल खींचती सट गई। चतुरबंदी ऐसे ही द्वार पर पहरा देते सिपाही को अपने षड्यंत्र में मिलाता है। कंधे तक झूलते केस गुच्छ अब बीमारी में और लंबे होकर नीचे लटक आए थे। पहले एक बात बता दूं, आंटी सब जानती हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बतला दिया था, पर माँ अभी कुछ नहीं जानती। तुम्हें देखते ही सब जान लेंगी। माँ और आंटी में यही अंतर है। आंटी को मैं न बतलाती तो उनकी बच्ची सी निष्कपट आंखें तुम्हें मेरी बाहों में देखकर भी शायद यही सोचती कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई भतीजा है, पर माँ सब कुछ जान लेती है। वह कुछ देर तक चुप रही, जैसे थक गई हो। फिर रुक रुक कर कहने लगी, मैंने जानबूझकर ही माँ को अपनी बीमारी की खबर दी। सोचा जब जाना ही है तो क्यों न सबके साथ मिलकर ही जाऊं। हंसी कली के प्रवीर का हाथ गालों से सटा लिया। क्या निमग्न कपोलों के गहरे गड्ढे और भी गहरे हो गए थे? ऐसा आश्चर्य था कि ऐसे घातक रोग ने काया को घिसकर आकर्षक चेहरे को ही कुछ ही महीनों में और भी आकर्षक बना दिया था। माँ से मैंने क्यों नहीं कहा जानते हो? मुझे लगा उनसे कहूंगी तो मन ही मन कहेंगे, देखा ना हार गई छोकरी, मेरी खिल्ली उड़ाती थी, आज खुद ही ठोकर खा गई। पत्नी के लिए, मानव प्रतिष्ठा के लिए उनका प्रेमी उन्हें अंगूठा दिखा गया, और मेरा प्रेमी? वह फिर आग मुनकर बाहर से सट गई।